एवरीवन, आज है 29 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया, जबकि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया है 27 सितंबर को। भारत को वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में रखा गया है 38वें स्थान पर। इसके अलावा भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का परीक्षण किया, तो अग्नि प्राइम है। रिसेंटली विदेश व्यापार महानिदेशालय ने भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते के दुरुपयोग को रोकने के लिए चांदी के आभूषणों के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का जो उद्घाटन है ये किया गया है साबरमती, गुजरात में। इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार ने जो हमारे सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे कौन, तो ये है अनिल चौहान। हाल ही में भारत ने अरब कंट्री कतर के साथ क्यूआर कोड आधारित यूपीआई सेवा में सितंबर 2025 में करार कर लिया है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने पाक खाड़ी में पाक स्ट्रेट में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने के प्रस्ताव को ऑफिशियली रूप से अपना लिया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है ओजो जल विद्युत परियोजना, इसे किस राज्य में मंजूरी दी गई है, तो आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, इसकी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर, नदी का नाम याद रखें, सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित जो 2220 मेगावाट का ओजो जल विद्युत परियोजना है, इसे मंजूरी दे दी है। ये पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है और ये परियोजना चीन सीमा के निकट स्थित है और सुबनसिरी बेसिन में सबसे ऊपर तथा सबसे बड़ी परियोजना ये है। अब इस जल विद्युत परियोजना के बारे में हम देखें, इस परियोजना की क्षमता है 2220 मेगावाट। जिस नदी पर है, तो ये सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी जिला में है। इसके अलावा इस परियोजना से होने वाले लाभों की यदि हम बात करें तो ऊर्जा उत्पादन में लाभ होगा। जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बिजली की उत्पादकता है, इसमें वृद्धि होगी। और रोजगार की यदि बात की जाए तो निर्माण और रखरखाव में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्षेत्रीय विकास होगा, साथ ही रणनीतिक महत्व भी है। चाइना की सीमा के पास ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह हेल्प करेगा। यदि बात की जाए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इसकी हो जाएगी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक है। समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश ने की है। टाटा 2 जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही है कबन याको, माउंट किलिमंजारो पर रिसेंटली इन्होंने चढ़ाई करी। 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया अरुणाचल प्रदेश ने। चर्चे में रहे नेचुफु सुरंग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, देखिए बिहार में अभी इलेक्शंस का माहौल है। बिहार के कुछ करंट अफेयर आगे हम देखने जा रहे हैं। यहाँ से खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेट कर सकते हैं आप 2025 का, जिसका 7वां एडिशन बिहार ने होस्ट किया था। हालांकि होस्ट किया था बिहार ने, बिहार स्वयं इसमें 15वें स्थान पर था। टॉप पर पूछा जाए कौन सा राज्य था, तो टॉप पर इसमें महाराष्ट्र था। मध्य प्रदेश से यदि रिलेट करेंगे ना, तो देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे नदी जोड़ो परियोजना की बात की ही जा रही है तो बिहार का रिसेंटली हमने कोसी मेची, ये नदियों को लिंक करने की परियोजना पढ़ी थी। रिसेंटली डुगोंग संरक्षण केंद्र हमने पढ़ा है। डुगोंग एक समुद्री गाय आप कह सकते हैं, जिसके रिजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए, रिजर्वेशन नहीं कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने कुछ पर्टिकुलर एरिया है जो कि डुगोंग संरक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया था। और ये बनने जा रहा है पाक स्ट्रेट में। ये भारत और ये श्रीलंका का मैप है, दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि, जहां पर ये डुगोंग संरक्षण केंद्र बनने जा रहा है। अगला सवाल है बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये रिसेंटली बन गए हैं आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट के इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लिया था। अब यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है बिग बैश लीग, ये है क्या, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है ना, इसी के द्वारा आयोजित पेशेवर ये
T20 क्रिकेट लीग है। जैसे भारत में IPL होता है ना, सेम उसी तरीके से आप कह सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का BBL है, जिसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर R अश्विन बने हैं। याद ये रखें, BCCI किसी भारतीय खिलाड़ी को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है। जो पहले बने हैं रविचंद्रन अश्विन ही बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी की यदि बात की जाए तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 11वें भारतीय खिलाड़ी बने थे। फिर इसके अलावा यदि बात की जाए सचिन तेंदुलकर की, देखिए सचिन तेंदुलकर की एक पेंटिंग है। सचिन तेंदुलकर की जो पेंटिंग, इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया था। कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था MCC संग्रहालय में। इनकी एक पोर्ट्रेट का अनावरण अभी जुलाई 2025 में ही किया गया था। इसके अलावा इनकी एक स्टेच्यू है जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है, BCCI के हेडक्वार्टर में। यदि बात की जाए यहां से दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। प्रेजेंट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर और कोच के रूप में काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और प्लैनेट ए के द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इससे रिसेंटली सम्मानित की गई हैं जेनाली मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें जो पुरस्कार है केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने के लिए दिया गया है, जो कि चमड़े का एक टिकाऊ ऑप्शन आप इसे कह सकते हैं। उनकी कंपनी केले के रेशे से चमड़ा बनाती है, जिससे पानी की खपत और कार्बन उत्सर्जन जो कि है ये कम होता है। यहां से यदि बात की जाए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की, इसका फॉर्मेशन ईयर है 5 जून 1972 1972, और इसलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर हो जाएगा केन्या नैरोबी में। एंगर एंडरसन इसके प्रमुख हो जाएंगे। आलोक शुक्ला की यदि बात की जाए तो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा देवी वर्मन की यदि बात की जाए तो विटली गोल्ड अवार्ड ये 2 बार जीत चुकी हैं, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। सुहानी शाह की यदि बात की जाए तो सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला था। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय भी बनी थी सुहानी शाह। अवार्ड्स की बात की जाए तो 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसेंटली मलयालम अभिनेता मोहनलाल ने जीता है। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह ने जीता, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जीता है। फिर इसके अलावा प्रोफेसर VK गोकाक अवार्ड आनंद V पाटिल के नाम रहा है। अदानी इंटरनेशनल स्कूल के जो स्टूडेंट है आहान रितेश प्रजापति ने प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड UK अवार्ड अपने नाम किया। पाटा गोल्ड अवार्ड है केरला के नाम। पेन ट्रांसलेट अवार्ड है गीतांजलि श्री के नाम। कलिंगा रत्न पुरस्कार 2024 का धर्मेंद्र प्रधान को मिला। पेन प्रिंटर अवार्ड लीला अबुलेला को। 2025 का चिंता रविंद्रन अवार्ड है शरण कुमार लिम्बाले के नाम। रशिया का दोस्तोवस्की के स्टार अवार्ड है जावेद अख्तर के नाम। फ्रेंड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक है। 2025 का सरस्वती सम्मान भद्रेश दास के नाम। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल के नाम। एबल प्राइज है मशाकी कासीवारा के नाम। स्टॉकहोम जल पुरस्कार है गुंटर ब्लोशल के नाम। संगीता कलानिधि सम्मान है RK राम कुमार के नाम। प्रित्जर पुरस्कार 2025 का चाइना के लियू जियाकुन ने जीता। प्रवासी भारतीय सम्मान में डॉक्टर अनवर खुर्शीद का नाम तो मैंने आपको बताया था, कुछ और इसमें नाम मैं मेंशन कर दूंगी जिन्हें प्रमुख रूप से अवार्ड मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को। 2025 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता रही, इस दौरान ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए सोनू सूद को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025 से सम्मानित की गई मारी एंगला हंगरिया, जो कि बिलोंग करती हैं ब्राजील से। अगला सवाल है, जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में सीट्स पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर इसका हो जाएगा हिमांशी टोकस। 20 साल की छोटी सी उम्र में ये जो जुडोका है हिमांशी टोकस, इन्होंने इतिहास रचा क्योंकि वह जूडो की विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय जुडोका बनी है। यहां से जो टर्म लिखा हुआ है जूडो, जूडो जो है ना, ये एक जापानीज मार्शल आर्ट है। जापान का मार्शल आर्ट का नाम जूडो है। एक कुंफू भी आप पढ़ते हैं, तो कुंफू वो चाइना का है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, स्मृति मंधाना का नाम अभी चर्चे में इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने वनडे में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। किस मामले में? सबसे कम बॉल में सेंचुरी लगाने का। स्मृति मंधाना ने 50 बॉल में सेंचुरी लगाई थी, जबकि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाने के लिए 52 बॉलों का इस्तेमाल किया था। शीतल देवी की यदि बात की जाए तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी आर्चरी से संबंधित है। भवानी देवी की यदि बात की जाए तो ये फेंसिंग से संबंधित है, यानी कि तलवारबाजी से इनका नाम आप रिलेट कर सकते हैं।
यहां से यदि मैं बात करूं पहले भारतीय के करंट अफेयर की, तो मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बने जाकिर खान। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नम्रता बत्रा है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल। फाइड महिला वर्ल्ड कप जीता है दिव्या देशमुख ने। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका कुमारी के नाम। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय बनी है प्राजक्ता कोहली। बेस्ट क्रिएटर ये जो मैजिक स्किल अवार्ड है सुहानी शाह को मिला। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है। भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरिनी लोहाटी है। पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय अनिमेश कुजूर है। सवाल 5वां है, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला जो भारत है ये किस क्रम का देश बना, कौन से नंबर का देश बना? सैटरडे की क्लास में इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मेट मैंने चेंज किया है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत बन गया है चौथा देश। और किस मिसाइल को लॉन्च किया गया है रिसेंटली? अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया। ये कैनेस्ट्राइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च किया गया है और इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। यह ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। तो हम कह रहे हैं कि भारत मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला चौथा देश बना। भारत से पहले 3 कौन है? रशिया है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। लिस्ट में अमेरिका का भी नाम है लेकिन इसने ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं करी है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई जो कि एडवांस फीचर से लेस है। आगे चलते हैं। सवाल 6वां है, बिहार के गोकुक जलाशय और उदयपुर झील को रिसेंटली रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इन्हें रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या ये बढ़ी है और बढ़ करके इनकी संख्या हो गई है 93। बिहार की बक्सर जिले में है गोकुक जलाशय जो कि 448 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि जो उदयपुर झील है ये राजस्थान वाली नहीं है, ये पश्चिमी चंपारण की उदयपुर झील है जो कि 319 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इन दोनों को ही रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो इसके साथ भारत में तो रामसर स्थलों की संख्या 93 हुई, लेकिन बिहार में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ करके 5 हो गई है। गोकुक जलाशय बस्तर जिले में है और ये गंगा नदी की बाढ़ों से प्रभावित है, महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित प्राकृतिक ऑक्सबो झील है जो कि अपनी विशिष्ट पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। यहां से यदि मैं बात करूं बिहार के पूरे 5 रामसर स्थलों के बारे में, सबसे पहला और एकमात्र जो था सबसे पहले ये कांवर लेक है। कांवर ताल वेटलैंड भी आप इसे कह सकते हैं। नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुक जलाशय और उदयपुर झील, ये 2 करंट के हो गए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड आप कह सकते हैं जल और थल के बीच का दलदला क्षेत्र जिसे जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्हें संरक्षित किया जाना, इन्हें संरक्षित किए जाने को लेकर के 2 फरवरी 1971 में ईरान के एक शहर में कन्वेंशन हुआ था जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। सवाल नंबर 7वां है, किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये स्थित हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। चीन के होंगजो में आयोजित विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस में यह घोषणा की गई है। जिस बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं ना, इसका नाम है शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। ये है हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी हिमालय में लगभग 7770 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये उच्च ऊंचाई वाला रिजर्व अपने उबड़ खाबड़ भूभाग, अल्पाइन घास के मैदान और दुर्लभ वन्य जीव जैसे कि हिम तेंदुआ हो गया, हिमालयी आइबेक्स, इसके लिए जाना जाता है। वर्ष 2009 में पहली बार राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था और अब इसे वैश्विक नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। और ये भारत का ऐसा 13वां स्थल बना है जिसे यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश है। पहला यदि पूछा जाता तो मिजोरम है, दूसरा हो जाएगा गोवा, तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश है। राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश का पहला सौर गांव बना है। राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी मिली। महिलाओं के लिए विवाह की मिनिमम एज 18 से बढ़ाकर के 21 की गई।
ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण यहाँ मिला। हिमाचल प्रदेश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को एज अ पायलट प्रोजेक्ट मंजूरी दी। और सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला यहाँ के मुख्यमंत्री ने रखी थी। सवाल 8वां है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पर? तिरुमाला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक एआई जनरेटेड या आप ये भी कह सकते हैं प्रौद्योगिकी संचालित समाधान है जो कि किसी शहर या क्षेत्र के विभिन्न भागों और किसी क्षेत्र के विभिन्न विभाग हो सकते हैं और प्रणालियों के डेटा को एक ही स्थान पर इंटीग्रेट करता है, जिससे कि रियल टाइम निगरानी, डेटा आधारित निर्णय लेने और विभिन्न संचालन का प्रभावी प्रबंधन संभव इससे हो पाता है। यहां से फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिस्कशन आ गया है। इसके इफेक्ट हमने कल की क्लास में देखे थे, फिर से रिवीजन करेंगे। एक बार अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में स्थापित कर रही है। यदि बात की जाए साबरमती गुजरात की, तो एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का उद्घाटन साबरमती में किया गया। देश की पहली एआई सिटी ये बनाई जाएगी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एआई के करंट अफेयर यदि हम देखें तो एआई से बनी देश की पहली हिंदी एंकर का नाम, हिंदी सिंगर का नाम हो जाएगा माया। एआई से जनरेटेड पहली मंत्री ये अल्बानिया में बनी है, नाम है डिएला। एआई शेफ रेस्टोरेंट दुबई का है, नाम है वुहू। देश की पहली एआई टीचर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई, नाम है आइरिस। मलेशिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया जिसका नाम है राइट बैंक। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई विकसित किया है। आईआईटी पलक्कड़ ने देश का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप लॉन्च किया, नाम है टूटोज। जो असम ने एआई न्यूज एंकर लॉन्च की थी इसका नाम अंकिता है, जबकि जो ओडिशा ने लॉन्च की थी इसका नाम लीसा है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में शुरू की गई। भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल घिबली जो कि एआई टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चाइना ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च कर दिया है। ग्रोक 3 चैटबॉट ये XAI ने विकसित किया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है। जिम्मा 3 मॉडल गूगल ने विकसित किया है। केरल ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनव्रतम 2.0 इसकी शुरुआत की। सवाल 9वां है, टाइफून रागासा, सुपर टाइफून रागासा, ये क्वेश्चन भी थोड़े दूसरे पैटर्न में मैंने ऐड किया, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं। तो सुपर टाइफून है रागासा, जिसे 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान माना गया। अब पूछा गया है कि इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, तो सैटरडे की क्लास या फ्राइडे की क्लास में डिटेल में मैंने पढ़ाया था, इसे आप रखेंगे कैटेगरी 5 में। टाइफून रागासा तेजी से वर्ष के सबसे शक्तिशाली तूफान के रूप में तब्दील हो गया है। काफी सारी एशियाई कंट्री को इसने प्रभावित किया है। इसे कैटेगरी 5 में रखा गया है। कैटेगरी 5 में रखने का रीजन क्या है, देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। साइक्लोन के 5 प्रकार है। पहली कैटेगरी की यदि हम बात करें, साइक्लोनिक स्टॉर्म इसका नाम है, जिसमें कि हवा की स्पीड 62 से 88 किलोमीटर पर आवर की होती है। सबसे कम घातक रूप आप इसे कह सकते हैं। इसमें कैटेगरी 2 है सीवियर साइक्लोन की, हवा की गति 89 से 120 किलोमीटर पर आवर होती है। ये समुद्र में मौजूद नावों या जहाजों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है वेरी सीवियर साइक्लोन, हवा की स्पीड 118 टू 165 किलोमीटर पर आवर होती है। ये साइक्लोन जमीन की ओर बढ़ने पर जनधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैटेगरी 4 है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, बेहद घातक होते हैं। इसमें हवाओं की स्पीड 200 पार कर जाती है, यानी कि 166 से 220 किलोमीटर तक की। फिर सबसे एडवांस इसका कैटेगरी 5 है सुपर साइक्लोन, और सुपर साइक्लोन को ही हम देख रहे हैं रागासा के नाम से। इसमें हवा की मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती है। कई बार 300 से 400 किलोमीटर पर आवर से भी ये ज्यादा हो जाती है, और रास्ते में आने वाले पेड़, गाड़ियों, यहाँ तक कि बिल्डिंगों को भी ये तबाह कर सकते हैं। सवाल 10वां है, विश्व रेबीज दिवस ये 2025 का था, मनाया कब गया? तो ये हर साल 28 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये बीमारी आमतौर पर संक्रमित जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ के काटने या खरोचने से फैलता है, और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को रेबीज के खतरों, इसके बचाव के तरीकों और पालतू जानवरों को वैक्सीन लगवाने के महत्व के बारे में शिक्षित करना। इस बार की थीम है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। वर्ल्ड रेबीज डे ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन रेबीज के टीके की खोज सबसे पहली बार लुई पॉस्चर ने की थी। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य पूछा जाए तो गोवा है। सितंबर महीने में जो इंपॉर्टेंट डे हमने देखे हैं,
1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर है नेशनल टीचर्स डे, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 10 सितंबर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। 16 सितंबर है वर्ल्ड ओजोन डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और अल्जाइमर डे, 12 सितंबर है विश्व गेंडा दिवस यानी कि राइनो डे, 23 सितंबर को पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, 25 सितंबर है विश्व फेफड़ा दिवस और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। भारत में जो नेशनल टूरिज्म डे है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, एशिया कप 2025 का फाइनल किस देश ने जीता? तो ये जीत लिया है अपने ही देश भारत ने पाकिस्तान को हरा करके। भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानी कि 28 सितंबर को ये मैच खेला गया। शुरुआत में लग रहा था कि भारत नहीं जीत पाएगा, लेकिन अंततः भारत इसमें विजेता रहा। यूएई में ये चैंपियनशिप खेली गई है। अब एशिया कप 2025 से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की तरफ से कैप्टन कौन थे, किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया, इसका शुभंकर क्या था, ऑफिशियल सॉन्ग क्या था, किस कंट्री ने होस्ट किया, इसका कंप्लीट वीडियो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। कल मैंने आपसे पूछा था किस देश में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी की जाएगी। आंसर इसका था भारत। आज का सवाल है, किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।